नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु के चैप्टर 14 यानी पाठ 14 परनिंदा इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चूंकि हमने इस पाठ को पिछली वीडियो में पढ़ लिया है तथा इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हमने पिछली वीडियो में ही हल कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन के प्रश्नों को हल करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? यानी जो साहित्य के ज्ञाता थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो उत्तर है साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार राजा और रंक में कहाँ भेद नहीं होता? तो इसका उत्तर है कि लेखक के अनुसार खेल में राजा और रंक का भेद नहीं होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन क्या है? तो उत्तर क्या है कि सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन है परनिंदा, यानी जो दूसरों की निंदा है यही सबसे सरल और सस्ता साधन है मनोरंजन करने के लिए। चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय का, निंदा का आनंद कब मिलता है? तो निंदा का आनंद कब मिलता है? उत्तर है निंदा का आनंद तभी मिलता है जब आपके साथ कम से कम एक श्रोता हो और निंदा पीठ के पीछे की जाए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निंदा न करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? पाठ के आधार पर बताइए। तो उत्तर है निंदा न करने की प्रतिज्ञा लेखक के पड़ोसी ने ली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है कि यह पाठ व्यंग्य शैली में लिखा गया है। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर दास ने निंदक को कहाँ बसाने की बात कही है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, कबीर दास ने निंदक को अपने आंगन में कुटी बनाकर बसाने की बात कही है। कबीर के अनुसार निंदक निंदा रूपी साबुन से हमारे चित्त को निर्मल बना देता है, अर्थात हमारे स्वभाव को अच्छा बना देता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक अपने पड़ोसी के साथ कहाँ गया था? तो इसका उत्तर है लेखक अपने पड़ोसी के साथ एक कवि सम्मेलन में गया था। लेखक के पड़ोसी ने कवियों के मुंह पर तो उनकी प्रशंसा की, परंतु घर लौटते समय सभी की निंदा करने लगा। यानी जब सामने था तो लोगों की प्रशंसा की, परंतु जब घर लौटने लगा, उनसे दूर हुआ तो फिर उनकी बुराई करने लगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बहू ने पड़ोसी को उपहार क्यों दिए? तो जो बहू थी उसने अपनी पड़ोसन को उपहार क्यों दिया था? तो उत्तर है बहू ने पड़ोसिन को उपहार दिए क्योंकि वह उसकी सास की निंदा कर रही थी, जिससे बहू को बहुत आनंद आ रहा था। यानी अपनी सास की निंदा सुनकर के वह बहुत आनंदित हो रही थी, इसीलिए उसने पड़ोसिन को उपहार दिया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, परनिंदा भवन कहाँ था? वहां क्या होता था? पाठ के आधार पर लिखिए। तो परनिंदा भवन कहाँ था? उत्तर है लेखक के पड़ोसी की बैठक परनिंदा भवन थी। यानी जो पड़ोसी का बरामदा था वही परनिंदा का भवन था। वहां पर लोगों की निंदा की जाती थी, यानी वहां पर बैठ करके लोग एक दूसरे की बुराई करते थे। एक दूसरे की नहीं, मतलब किसी और की बुराई किया करते थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पड़ोसी की पत्नी क्यों क्रोधित थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि पड़ोसी की पत्नी क्रोधित थी क्योंकि उसका पति उसकी माँ की निंदा कर रहा था। उसका पति उसकी माँ की बुराई कर रहा था, इसी वजह से वह पड़ोसन गुस्सा थी। ठीक है। प्रश्न 6 है, लेखक को कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है और क्यों? लिखिए। यानी लेखक को कौन सा रस पसंद है? तो उत्तर है लेखक को निंदा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है क्योंकि उनके अनुसार निंदा रस के बिना जीवन वीरान हो जाता है, यानी सूना हो जाता है। लेखक के अनुसार यदि निंदा रस ना मिले तो उनका जीवन वीरान हो जाता है, अर्थात सूना हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है। आगे भाषा बोधन है। भाषा बोधन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध कीजिए। जैसे संख्या, ये जो लिखा गया है ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? ये शुद्ध है संख्या। ठीक है। साहित्य, तो यहाँ साहित्य लिखा गया है, शुद्ध क्या है? साहित्य। यहाँ पुरस्कार लिखा गया है, शुद्ध क्या है? पुरस्कार। यहाँ मगन लिखा गया है, जबकि शुद्ध क्या है? मग्न। ठीक है। इधर मान्यताएं, यहाँ मान्यताएं लिखा गया है, जबकि शुद्ध क्या है? मान्यताएं। यहाँ चतुर लिखा गया है, जबकि शुद्ध क्या है? चतुर।
यहाँ नहीं लिखा गया है जबकि शुद्ध क्या है, नहीं। यहाँ बहु लिखा गया है जबकि शुद्ध क्या है, बहु। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। यानी जो मुहावरे आपको यहाँ दिए गए हैं इनको लिख करके इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, पहला है रंगे हाथों पकड़ना, यानी किसी को कोई गलत कार्य करते हुए सामने से देख लेना, पकड़ लेना। वाक्य प्रयोग होगा, रीता आज चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। दूसरा है पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना, मैंने बड़ी मुश्किल से रमेश से अपना पिंड छुड़ाया। ठीक है, तीसरा है दीवारों के भी कान, यानी कोई भी हमें सुन सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि शायद कोई न सुन रहा हो और हम बुराई करें, क्योंकि हर कोई हर किसी को सुन सकता है, कहीं से भी कोई भी सुन सकता है। ठीक है, इसलिए वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा कि भाई किसी की भी बुराई मत करो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दिल दुखाना यानी तकलीफ देना, वाक्य प्रयोग होगा हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, यानी हमें किसी को भी कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगला है नमक मिर्च लगाना, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी बात छोटी सी हो उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। तो इसका उत्तर है रमेश दूसरों की बातों को बहुत नमक मिर्च लगाकर कहता है, यानी उसको बढ़ा चढ़ाकर कहता है, थोड़ा उसमें अपनी तरफ से कुछ लगा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम लिखें। जो शब्द आपको यहाँ दिया गया है आनंद, निर्मल, प्रारंभ, प्रशंसा और चतुर, इनका विलोम आपको लिखना है। उत्तर इस प्रकार से है, आनंद का विलोम होता है विषाद, निर्मल का होता है मलिन या गंदा, प्रारंभ का होता है अंत, प्रशंसा का बुराई या आलोचना, चतुर का मूर्ख। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उदाहरण देखिए, समझिए और लिखिए, यानी उदाहरण को देखिए, इसको समझिए कैसे किया गया है तथा आप भी ऐसे ही लिखिए। उदाहरण आपको दिया गया है कि साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। लिखा गया है वापस वाक्य, साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 नहीं मानी है, यानी पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया गया है। तो इसी प्रकार आपको भी बनाना है, यह मनोरंजन का सरल साधन है। तो नया वाक्य क्या होगा, यह मनोरंजन का सरल साधन नहीं है। ख है भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए, और नया वाक्य होगा भाईजान रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। ग है उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की, नया वाक्य होगा उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा नहीं की। घ है निंदा के कारण दुर्गति होती है, नया वाक्य होगा निंदा के कारण दुर्गति नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे अगला प्रश्न है पांचवें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्न शब्दों में सु उपसर्ग लगाएं, यानी जो शब्द आपको दिए गए हैं योग्य, गंध, प्रसिद्ध, इनमें आपको सु उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे अवसर में सु लगाया तो हो गया सु अवसर। इसी प्रकार आपको कहा गया है कि आपको जो शब्द दिए गए हैं उनमें आप भी सु उपसर्ग लगा करके उस शब्द को लिखिए। जैसे योग्य में जब आप सु उपसर्ग लगाएंगे तो सु प्लस योग्य इक्वल टू क्या होगा, सुयोग्य। इसी प्रकार सु प्लस गंध होगा सुगंध, सु प्लस प्रसिद्ध होगा सुप्रसिद्ध, सु प्लस नयना होगा सुनयना, सु प्लस कन्या होगा सुकन्या। ठीक है, इस प्रकार से आगे है अगला प्रश्न। हाँ, छठे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि शब्दों को समझिए और लिखिए। जो शब्द आपको दिए गए हैं उनको आप समझिए और उसी प्रकार से लिखिए जैसा यहाँ किया गया है। जैसे उदाहरण देखिए, राजा और रंक, राजा रंक, इस प्रकार से लिखा गया है, बीच में ये योजक का चिन्ह लगाया गया है। तो आपसे कहा गया है कि आप भी योजक चिन्ह लगा करके इसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे आप भी लिखिए। जैसे रात और दिन, तो और की जगह आप ये योजक चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला योजक चिन्ह लगा दीजिए और लिख दीजिए इस प्रकार से रात दिन। ठीक है, इसी प्रकार अन्न और जल, तो आपको इस प्रकार से लिखना है अन्न योजक चिन्ह जल। ठीक है, माता और पिता, माता योजक चिन्ह पिता। इस प्रकार से घ है सुख और दुख, तो आपको यहाँ भी सुख दुख ऐसे ही लिखना है योजक चिन्ह लगा के। आगे है न गंगा और यमुना, तो यहाँ भी आपको योजक चिन्ह के साथ गंगा यमुना लिखना है, यानी गंगा लिया फिर यमुना लिखा योजक चिन्ह के साथ। ठीक है, आगे ज्ञान विस्तार है, तो इसको आपको स्वयं करना है।
तो इसको आप स्वयं करें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।